बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, बीएसएन फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमने पीएचएन का पास पेपर हमने शुरू किया हुआ था, जिसका पार्ट वन हमने बना दिया था और पार्ट टू जो है उसके अंदर जो 25 एमसीक्यूज है वो आज हम एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट थर्ड के अंदर 25 रिमेनिंग एमसीक्यूज हम एक्सप्लेन करके इसको ख़त्म करेंगे। सो 21 नंबर एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन काज ऑफ हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया की कौन सी कॉमन काज जो गिवन फॉर ऑप्शन है उनमें से नहीं है? तो देखिए, हाइपरकेलेमिया आपको पता है जब भी किडनी डिसऑर्डर होगा तो हमारे पास हाइपरकेलेमिया होगा। तो फर्स्ट वन के अगर हमारे पास किडनी डिसफंक्शन है तो हाइपरकेलेमिया होगा ऑब्वियसली, लेकिन हमने वो काज बतानी है जो कि हाइपरकेलेमिया की काज ना हो इसमें से। एक्सेसिव पोटाशियम इनटेक, ऑब्वियसली अगर हमारे पास एक्सेसिव पोटाशियम इनटेक करेंगे तो पोटाशियम का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा। एसिडोसिस के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन पोटाशियम इंक्रीज होता है, क्योंकि ये जो पोटाशियम होता है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर जो हाई पीएच हो जाती है ब्लड के अंदर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो इंट्रा सेलुलर जो पोटाशियम होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्ट किया जाता है, तो अगेन हाइपरकेलेमिया होता है। चौथे नंबर पे हाइपोएल्डोस्टेरोनिया की बात करें तो अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है तो अगेन हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, तो ये क्या काम करता है कि ये हमारे जो पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ फैमिली है वहाँ से सोडियम और पोटाशियम की मेंटेनेंस करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। अगर हाइपरकेलेमिया है तो वहाँ से ये कैल्शियम को सॉरी पोटाशियम को रिलीज करेगा। अगर हाइपोकेलेमिया है तो ये पोटाशियम को रिटेन करेगा। तो अगर एल्डोस्टेरोन की कमी है तो अगेन हमारे पास हाइपरकेलेमिया के चांसेस इंक्रीज होंगे। सो चारों फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट जो चारों ऑप्शन है ये इनमें से कोई भी सुइटेबल ऑप्शन हमारे पास नहीं है जो कि एग्जैक्ट फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करे। लेकिन अब मोर सुइटेबल हमने उठाना है तो इसमें से जो मैं मोर सुइटेबल उठाता हूँ वो एसिडोसिस को उठाऊंगा, ऑप्शन नंबर 3 को। लेकिन ये चारों के चारों एमसीक्यूज हाइपरकेलेमिया की काजेज हैं, इनमें से कोई ऐसी काज नहीं है जो कि हाइपरकेलेमिया को काज ना करती हो। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर एमसीक्यूज पे जाते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो हमारे पास मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है, ऑब्वियसली उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये हमारे पास इनकी कॉम्प्लिकेशन से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। A nurse assess a patient with pneumonia and find dullness to percussion over a specific area of lung. The finding है स्टूडेंट्स, नमूनिया की बात की गई है। नमूनिया में आपको पता है हमारे पास क्या होता है कि लंग्स के अंदर कंसोलिडेशन हो जाती है। तो लंग्स के अंदर जब कंसोलिडेशन होती है तो उस पर जब हम कंसोलिडेशन पे टैप करते हैं तो हमें डलनेस साउंड आती है। तो हमारे पास प्लूरल एफ्यूजन नमूनिया की काज नहीं है, ये एक अलग से काज है जिसमें प्लूरल कैविटी के अंदर एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड हो जाता है। एथिलेक्टेसिस लंग्स के कोलैप्स को कहते हैं, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। न्यूमोथोरैक्स जिसके अंदर जो एयर है वो प्लूरल कैविटी के अंदर एक्युमुलेट हो जाती है, तो दिस इज नॉट आल्सो आंसर। कंसोलिडेशन इज द आंसर, क्योंकि कंसोलिडेशन पे जब हम टैप करते हैं तो वहाँ पे डलनेस साउंड प्रोड्यूस होती है। और नमूनिया के अंदर कंसोलिडेशन इज द फर्स्ट इंडिकेटर इन एक्सरे। ठीक है, जब आप नमूनिया के पेशेंट का एक्सरे करते हैं तो उसमें कंसोलिडेशन आपको मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एस्थमा। एस्थमा हमारे पास क्या होता है, क्रॉनिक एक इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसके अंदर हमारे जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग है, नो। ऑटोम्यून डिसऑर्डर है, नहीं, ऑटोम्यून डिसऑर्डर भी नहीं है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एयरवे। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लोडोसिस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। स्क्लियोसिस के साथ स्क्लियोसिस अलग, ये हमारे पास रीजन है जिससे हमारा जो कर्वेचर है वो साइड पे हो जाता है, एस स्पाइन बन जाती है। काइफोसिस जिसमें हमारा ये कुब निकल जाता है, जिसमें हमारी जो थोरेसिक वर्टिब्रास होती हैं ये बैकवर्ड की तरफ निकल जाती हैं। ओस्टियोप्रोसिस इज द काज ऑफ लोडोसिस, जिसमें हमारे पास जो वर्टिब्रा होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जो लोडोसिस होते हैं, जो लंबर रीजन होती है वो आगे की तरफ निकल जाती हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस इज द जॉइंट डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम प्राइमरी अफेक्टेड बाय जीबीएस, तो गुइलेन बेरी सिंड्रोम के अंदर हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमेशा स्टूडेंट्स अफेक्ट होता है।
जूलियन बेरी सिंड्रोम का जो इफेक्ट है वो कहाँ पे होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इसका इफेक्ट होता है। पेरिफेरल नर्व्स जितनी भी हैं वहाँ पे ये हमारे पास इफेक्ट करती है जूलियन बेरी सिंड्रोम, और आहिस्ता आहिस्ता मसल पैरालिसिस स्टार्ट करती है। ठीक है, इसके दो पोर्शन होते हैं, एक असेंडिंग होती है, एक डिसेंडिंग होती है। असेंडिंग का मतलब होता है कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से पैरालिसिस शुरू होती है, डिसेंडिंग का मतलब है, सॉरी, डिसेंडिंग का मतलब है कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से पैरालिसिस शुरू होती है, मसल पैरालिसिस। ठीक है, और असेंडिंग का मतलब होता है कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से पैरालिसिस स्टार्ट होती है। सही है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द मोस्ट कॉमन प्रीसीडिंग इवेंट और इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद जीबीएस, तो जीबीएस के साथ स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, डायरिया आपको देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंटली पेशेंट को जीआई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, मोस्ट कॉमनली इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक इन्फेक्शन पेशेंट को देखने को मिलेंगे जीबीएस के साथ। ठीक है, तो इसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन नो कंसेप्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सीजर दैट इन्वॉल्व बोथ, जब भी हमारे ब्रेन की दोनों हेमिस्फीयर पर सीजर काज होंगे, इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन एक्सेसिव होगी, उसको हम जर्नल सीजर्स कहेंगे स्टूडेंट्स। जब भी हमारे पास पेशेंट को 2 से 3 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए सीजर्स होते हैं और उसमें कॉन्शियस लॉस नहीं होती, तो उसको हम एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। ठीक है, और जब भी पेशेंट को वन हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, यानी कि एक्सेसिव डिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन होती है, तो उसको हम पार्शियल सीजर कहते हैं। तो ये दो हेमिस्फीयर के अंदर अगर इन्वॉल्व है तो उसको हम जर्नल सीजर कहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 29 नंबर एमसीक्यू स्टूडेंट्स देखते हैं, द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व इन डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में हमारे पास हमेशा याद रखें कि ट्रायोसोमी 21 नंबर एमसीक्यूज पे हमारे पास ट्रायोसोमी होती है जो कि डाउन सिंड्रोम को काज करती है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ द ब्लास्ट सेल इन द बोन मैरो इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया। याद रखें, जब भी हमारे पास एक्यूट ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया होता है क्या है, जब भी बोन मैरो सेल्स जो होते हैं जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ब्लास्ट सेल की आगे से प्रोडक्शन होती है, दो सेल्स होते हैं ना हमारे पास, एक हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल से आगे दो 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 सेल प्रोडक्शन होती है, एक माइलॉइड सेल्स होते हैं और एक ल्यूकोब्लास्ट सेल्स होते हैं। माइलॉइड सेल से आगे आरबीसी बनते हैं, प्लेटलेट बनते हैं और ग्रेनुलोसाइट जिसमें न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल और बेजोफिल बनते हैं। दूसरी जो स्टेम सेल की डिवीजन होती है जिसमें ल्यूकोब्लास्ट सेल्स होते हैं, उसमें हमारे पास लेम्फोसाइट्स होते हैं, बी लेम्फोसाइट्स होते हैं, टी लेम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं, ल्यूकोब्लास्ट सेल्स होते हैं, वहां पे अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है उनकी बोन मैरो के अंदर, उसको हम ल्यूकीमिया कह देते हैं। तो एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक्सेसिव ल्यूकोब्लास्ट सेल्स या ब्लास्ट सेल्स बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं, 25% से इंक्रीज होते हैं, तो उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है, तो एक्यूट ल्यूकीमिया की ये हमारे पास डेफिनेशन बताई गई है ऊपर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहता है जी, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरिफेरल ब्लड इज कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन द ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, वो पहले तो प्रोडक्शन उनकी ओवर प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, बोन के अंदर, तो बोन से निकलकर वो ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर मेटास्टेस कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ल्यूकोसाइटोसिस का क्या मतलब है कि जब हमारे पास एक्सेसिव ब्लड सेल्स पूरी बॉडी के अंदर मूव ऑन कर जाते हैं, मेलिग्नेंसी काज कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। द प्राइमरी डिफेक्ट इन थैलीसीमिया इज, याद रखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी थैलीसीमिया की बात होगी, जब भी सिकल सेल एनीमिया की बात होगी, यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन्स हैं वो इन्वॉल्व होगा। जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होगा थैलीसीमिया के अंदर। थैलीसीमिया दो होते हैं, थैलीसीमिया ए होता है, थैलीसीमिया बी, यानी अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। अल्फा के अंदर क्या होता है कि जो अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती हैं। अगर अल्फा चेन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रही तो उसको हम अल्फा थैलीसीमिया कहेंगे। अगर बीटा चेन हीमोग्लोबिन की प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रही तो उसको हम बीटा थैलीसीमिया कहेंगे। ठीक है, तो थैलीसीमिया के अंदर हमारे पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, या तो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन नहीं होती, या हीमोग्लोबिन की बहुत कम अमाउंट होती है, या हीमोग्लोबिन हमारे पास एबनॉर्मल होता है। और सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी हमारे पास हीमोग्लोबिन
एबनॉर्मल होता है। अब जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसकी ऑब्वियसली शेप सिकल सेल बन जाती है, हाफ मून टाइप बन जाती है, तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो भी एबनॉर्मल होते हैं। Iron deficiency anemia is most common type of anemia and is primarily caused by obviously iron deficiency anemia। तो obviously iron की low intake के साथ हमारे पास ये anemia होता है, तो first option is correct। Megaplastic anemia is typically caused by deficiency of मेगाब्लास्टिक एनीमिया स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हमारे जो बोन मैरो सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं करते, दिस इज कॉल्ड मेगाब्लास्टिक एनीमिया। अब इसमें दो चीजें पार्टिसिपेट करती हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया में, एक तो सेल का साइज बड़ा हो जाएगा रेड ब्लड सेल का, दूसरा रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी, इसको हम कहेंगे मेगाब्लास्टिक। मेगा का मतलब होता है बड़ा। आरबीसी जितने भी प्रोड्यूस होंगे वो एक तो लार्ज शेप के प्रोड्यूस होंगे, दूसरा आरबीसी कम प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम कहेंगे मेगाब्लास्टिक एनीमिया। सही है। और ये हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड विच इज B9, विटामिन B9, और हमारे पास जो विटामिन B12 होते हैं, इन दोनों की डेफिशिएंसी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। सो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से जो भी आप करेक्ट करना चाहें आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। द टर्म रेफर टू इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द डिस्टल फोरस्किन ओवर द ग्लैंड पीनस। तो जो मेल के अंदर पीनस होता है, पीनस का जो फोरहेड होता है जिसको हम ग्लैंड पीनस कहते हैं, वहां पे अगर स्किन रिट्रैक्ट नहीं पीछे हो पा रही, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, फिमोसिस। द टर्म विच इज यूज दैट द स्किन ऑफ ग्लैंड पीनस डज नॉट रिट्रैक्टेड बैकवर्ड इज कॉल्ड फिमोसिस। ठीक है। एपिस्पेडिस यानी कि जब हमारे पास जो होल ऑफ द यूरेथ्रा है वो अपवर्ड ऑफ द पीनस, ग्लैंड ऑफ पीनस ओपन करे तो उसको हम एपिस्पेडिस कहते हैं। हाइपो जब वो नीचे की तरफ होल हो प्रॉपरली, जो यूरेथ्रा की एंड पॉइंट ऑफ द ग्लैंड पीनस है वहां पे यूरेथ्रा ओपनिंग ना हो, बल्कि ग्लैंड पीनस की लोअर साइड पे यूरेथ्रल ओपनिंग हो, तो उसको हम हाइपोसेपेडिस कहते हैं। और क्राइटो क्या नाम है, क्राइप्टोक्रिटिज्म, ये हमारे पास जब अनडिसेंडेंट टेस्टस होते हैं, जो टेस्टस प्रॉपरली डिसेंड नहीं करते, तो उसको हम ये कहते हैं। ठीक है। which what is the Glasgow scale GCS for patient who is pulseless and apneic। स्टूडेंट्स ये आपको एक सिनेरियो, क्लिनिकल सिनेरियो दिया गया है जिसमें पेशेंट की कंडीशन क्या बताई गई है कि पेशेंट ना तो उसकी पल्स है, ना वो सांस ले रहा है, ना रिस्पायरेशन है, ना पल्स है, तो ऐसे पेशेंट का जीसीएस कितना होगा। ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट को हम या तो कोलैप्स कंसीडर करेंगे या डेड कंसीडर करेंगे। तो कोलैप्स और डेड पेशेंट का हमारे पास 3 जीसीएस होता है, जिसमें 1 वर्बल, 1 आई और 1 मोटर। ठीक है। तो डेड पेशेंट का या कोलैप्स पेशेंट का हमेशा जीसीएस 3 होगा। ठीक है, 0 कभी नहीं होता। सही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन द बर्न वार्ड, ठीक है, हमारे पास एक बर्न वार्ड है जिसके अंदर पेशेंट एडमिट है विथ 3rd डिग्री बर्न ऑफ द हैंड, चेस्ट, फेस। स्टूडेंट नर्स विच नर्सिंग डायग्नोज लाइक प्रायोरिटी। एक पेशेंट आपके पास बर्न एरिया के अंदर प्रेजेंट है, बर्न वार्ड के अंदर, हैंड, फेस और चेस्ट रीजन पे 3rd डिग्री बर्न है उसको। 3rd डिग्री बर्न, 4 डिग्री बर्न हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास एक बर्न होता है जब हमारे पास एपिडर्मस इन्वॉल्व होती है, दिस इज 1st डिग्री। दूसरा हमारे पास होता है जिसमें हाइपोडर्मस इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, 2nd डिग्री। 3rd डिग्री जिसके अंदर हमारे पास एपिडर्मस, डर्मस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और नर्व एंडिंग कंप्लीटली नहीं बल्कि पार्शियली नर्व एंडिंग डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इस वजह से 3rd और 4th डिग्री के अंदर हमारे पास पेन फील नहीं होता पेशेंट को, क्योंकि इसके अंदर जो नर्व एंडिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो 4th डिग्री होती है इसके अंदर हमारे पास बोन एक्सपोजर्स हो जाते हैं। 3rd डिग्री के अंदर नर्व एंडिंग भी डिस्ट्रॉय होंगी, मसल इन्वॉल्व हो जाएंगे, या इसके अलावा जो फैटू एडिपोज टिश्यू है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। 4th डिग्री बर्न के अंदर हमारे पास एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस जो टिश्यू लेयर है, मसल्स और इवन बोन तक नजर आने लग जाएंगी या बोन तक इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो उसको हम 4th डिग्री बर्न कहेंगे। डीप बर्न जो हमारे पास होता है इसके अंदर पेशेंट को पेन बिल्कुल फील नहीं होता 3rd और 4th डिग्री के अंदर, क्योंकि इसके अंदर नर्व एंडिंग और नर्व डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके। सो अगर ऐसा पेशेंट है जो आपके पास 3rd डिग्री बर्न के साथ आया हुआ है, चेस्ट, फेस और हैंड पे उसको 3rd डिग्री बर्न है, तो आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी पेशेंट की। आपने स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, ऐसे इमरजेंसी केसेस के अंदर ABC को फॉलो करना है आपने। ए से एयरवे, सबसे पहले तो पेशेंट की एयरवे को मेंटेन करना है आपने। बी से ब्रीथिंग, पेशेंट को ऑक्सीजन चढ़ाना है, पेशेंट की ब्रीथिंग को मेंटेन करना है।
सी से सर्कुलेशन, पेशेंट की सर्कुलेशन को एनहांस करना है, बीपी को स्टेबल करना है। सो सबसे पहली नर्सिंग प्रायोरिटी है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। हमारा नर्सिंग डायग्नोज होना चाहिए कि इसको चूंकि फेस पे बर्न है, चेस्ट पे बर्न है और थर्ड डिग्री है जिसके अंदर स्किन बिल्कुल रफ हो जाती है और जो चेस्ट है वो प्रॉपर एक्सपेंड नहीं करेगी और फेस से प्रॉपरली वो इंस्पायरेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको नर्सिंग डायग्नोस ये होना चाहिए कि इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है। ठीक है, बॉडी डिस्टर्ब इमेज तो ये तो बात की बात है। ठीक है, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, देयर इज नो एविडेंस इन फेशियल बर्न, स्किन फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन तो है, ऑब्वियसली है, लेकिन हमारा जो प्रायोरिटी डायग्नोज होगा वो इन इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस होगा। ठीक है, विच एक्शन डज नर्स नीड टू इंक्लूड व्हेन केयरिंग फॉर अ न्यू बर्न रिसीविंग फोटोथेरेपी। जब भी फोटोथेरेपी पेशेंट को देनी होती है, बेबी को, स्टूडेंट्स, दो चीजें उसकी कवर करनी होती है। एक उसका जेनिटल एरिया, एक अगर मेल है या फीमेल है दोनों को आपने जेनिटल, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो मेल है उनका तो लाजमी हर सूरत में आपने जेनिटल एरिया कवर करना होता है। और आई जो हमारे पास पेशेंट्स की होती हैं वहां पे आपने गाज पीसेस वगैरह रखने होते हैं या जो रैपिंग होती है वो आपने करनी होती है। क्यों? आई के अंदर जो रेटिना होती है मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है, तो फोटोथेरेपी से डैमेज होकर विजन लॉस कर सकती है। फीमेल की ओवरीज के ऊपर फोटोथेरेपी इफेक्ट कर सकती हैं, मेल के टेस्टिस पे फोटोथेरेपीज इफेक्ट कर सकती हैं और पेशेंट को इनफर्टिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। तो बेबी को जब भी आपने फोटोथेरेपी देनी है तो उसकी आईज को कवर करना है, उसके जेनिटेलिया को कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड नंबर ऑप्शन लगा हुआ है, कवर द आई विद शील्ड, तो वो आपने योर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। 39 नंबर एमसीक्यूज है। अ 7 year old child is admitted to the emergency department with a head injury. The child is oriented to the place, person and time and spontaneously obey command। स्टूडेंट जब भी पेशेंट टाइम प्लेस और तीसरी कौन सी होती है, टाइम प्लेस किधर गया, ओरिएंटेड प्लेस पर, ओके, पर्सन, टाइम प्लेस पर्सन, ये तीनों चीजों को जब पेशेंट पहचानता है कि क्या टाइम हो रहा है, कौन सा पर्सन मुझसे बात कर रहा है और कौन सी जगह पे मैं मौजूद हूँ, और पेशेंट ओबे कर रहा है कमांड को कंप्लीटली, जैसे आप कह रहे हो हाथ उठाओ, बात कर रहा है, देख रहा है, ओबे कर रहा है कमांड को, इसका मतलब है पेशेंट फुल कॉन्शियस है और पेशेंट के जीसीएस 15/15 है। ठीक है, तो इस केस में 15/15 जीसीएस पेशेंट के हैं। ठीक है, द कन्वेंशन अप्लाइज टू द ऑल चिल्ड्रन व्हाट एवर देयर रेस, रिलीजियस लैंग्वेज, बॉयज और गर्ल्स, यानी इसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है कि इक्वल राइट ऑफ चाइल्ड जितने भी हैं, जिसमें जो यूएनसीआरसी है जिसने हमारे पास राइट्स ऑफ चाइल्ड पे हमारे पास 51 आर्टिकल्स दिए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जब भी पेशेंट को, बेबी बच्चे आपके पास जब भी आए, वट एवर उनकी कोई भी नस्ल हो, कोई भी रेस हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उनको आपने इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अ, जो मोस्ट एक्यूरेट है वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट है। ठीक है, पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट आपने करना है। अच्छा, a new neonate is admitted to the hospital intensive care unit for observation with a diagnosis of prohibial meconium aspiration syndrome। स्टूडेंट्स हमारे पास जब भी मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम होगा, याद रखें, जब भी मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम होगा तो इसका मतलब है बेबी की ओवर टर्म है, फुल टर्म में भी मेकोनियम पास कर सकता है बेबी। मेकोनियम का मतलब ये होता है कि जब प्लेसेंटा के अंदर वो मेकोनियम पास कर देता है और फिर वो मेकोनियम उसके फेस जो ओरल कैविटी है यहाँ से वो एस्पायरेट कर लेता है लंग्स के अंदर। तो मेकोनियम चूंकि फर्स्ट पास स्टूल जो होता है उसको मेकोनियम कहते हैं। तो अगर ओवर टर्म जब पोस्ट टर्म बेबी है तो उसके अंदर वो प्लेसेंटा के अंदर पास कर देता है मेकोनियम, और मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम के हाईली चांसेस होते हैं। और इस सिचुएशन में बेबी के जो गैशियस एक्सचेंज होगी वो इम्पेयर्ड होगी, सिचुएशन ड्रॉप होगी, आपका पूरा का पूरा नर्सिंग इंटरवेंशन, उसकी नर्सिंग डायग्नोज और नर्सिंग इंटरवेंशन उसकी चेस्ट क्लियरेंस और गैशियस इम्पेयरमेंट पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं स्टूडेंट्स। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाइपरग्लाइसीमिया के साथ कोई रिस्क नहीं है। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड पेरेंट इन्फेंट चाइल्ड अटैचमेंट, इसका भी कोई वो नहीं है।
इम्पेयर्ड गैशियस एक्सचेंज, चूंकि मेकोनियम लंग्स के अंदर पास हो जाता है और गैशियस एक्सचेंज को इम्पेयर्ड करता है, तो दिस वन इज करेक्ट। अ 9 year old पेशेंट विद ongoing potassium infusion has burning sensation at the side of infusion, which action the nurse should be take? जब भी एक पेशेंट को आपने जो है वो एक पोटाशियम इन्फ्यूजन पंप से पोटाशियम इन्फ्यूज कर रहे हो आप, और उस पेशेंट को साइड ऑफ कैनोला पे या जहां से आप इन्फ्यूजन कर रहे हो वहां पे उसको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो जब भी स्टूडेंट ऐसे फेलिबाइटस साइन आए या एलर्जिक साइन आपको शो हो, आपने हमेशा इन्फ्यूजन को स्टॉप करना होता है, वट एवर वो जो भी इन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन्फ्यूजन को स्टॉप करेंगे, ना कि स्लो करेंगे, ठीक है, स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को। नेक्स्ट, when examining the tympanic membrane of the infant by otoscope, the nurse should move the infant pinna in which direction? जब भी आप ऑटोस्कोप का यूज कर रहे हैं और आप पेशेंट को, अगर बेबी है, इन्फेंट है, आप ईयर के पिन्ना को बैक और डाउन करोगे। जब भी एडल्ट का आप ऑटोस्कोप के थ्रू टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को देख रहे हो, तो ईयर को बैक एंड अप करना है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ये दो डिफरेंस है। ये स्लाइड के अंदर मैंने क्लियर इनको देखा था, तो ये उन्हीं से एमसीक्यूज भी ये बना हुआ है। जब भी इन्फेंट की आप ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे ईयर की, तो ईयर को डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करोगे। ईयर के पिन्ना को जब आप एग्जामिनेशन कर रहे होगे एडल्ट पेशेंट का, तो उसको बैकवर्ड एंड अपवर्ड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ द अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म? जब भी अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से हमारे पास कीटोन बॉडी एक्सेसिव बनती है, तो वो फिनाइल कीटोयूरिया काज करती हैं ब्रेन के अंदर, जब हमारे पास कीटोन बॉडी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, फिनाइल कीटोयूरिया। अच्छा, शहीन इज 3 week old बेबी बर्न फॉलोइंग इन डिफिकल्टी डिलीवरी इन्वॉल्विंग शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है स्टूडेंट? जब भी प्रेगनेंसी हो रही होती, डिलीवरी हो रही होती है, तो डिलीवरी के दौरान जो फेस होता है, जो हेड होता है, वो तो बाहर आ जाता है यूट्रस ऑफ द फीमेल, लेकिन उस बेबी के जो शोल्डर होते हैं, राइट या लेफ्ट या दोनों, हमारे पास पेल्विक बोन के अंदर स्टक हो जाते हैं, और वहां से शोल्डर इंजरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं शोल्डर अटैक्सिया, ठीक है, डिस्टोशिया, शोल्डर डिस्टोशिया। अ बर्थ, शी वाज नोटेड टू हैव प्रोमिनेंट राइट आर्म वीकनेस। अब 3 वीक 3 वीक का अब चाइल्ड है, तो उसको शोल्डर डिस्टोशिया के साथ उसकी डिलीवरी हुई थी, तो अब उसको राइट आर्म के अंदर वीकनेस फील हो रही है। तो हमारे पास कौन सी इंजरी है? ब्रेकियल प्लेक्सिस। ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सिस गुजरते हैं नर्व के, उनके अंदर जब इंजरी होती है, तो हमारे पास जो आर्म होती है वहां पे हमारे पास वीकनेस शो हो जाती है। सैक्रल रीजन तो स्पाइन का एंड पार्ट है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ से। लंबर प्लेक्सिस का भी कोई ताल्लुक नहीं है, और लंबो सैक्रल का भी कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों सेम चीजें। तो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट ऑफ द पीएचएन का जो पास पेपर है उसको हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह जो थर्ड पार्ट ऑफ द पास पेपर होगा, उसमें हम जो रिमेनिंग 25 एमसीक्यूज हैं उसको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, और पास पेपर हमारा क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।